स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और इस वक्त हम 52 पत्ते के आखिरी भाग पर पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट लास्ट का सीन चल रहा था जब मैंने रोक दिया था। क्षमा चाहता हूं आपके टेस्ट में खलल डालने के लिए। वो दरअसल बहुत लंबा हो जाता है एपिसोड फिर, क्योंकि अभी काफी पेज पड़े हुए थे, तो मुझे लगा कि इसकी जगह अगला एपिसोड कर देते हैं। सैंक्टिटी बनी रहेगी, 10 ऑड नंबर नहीं रहेगा, इवन नंबर रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं पीछे वाला हिस्सा ही पढ़ दूंगा ताकि आपको कंटिन्यूटी पता चलती रहे। 52 पत्ते, पार्ट 10। हीरा तावड़े ने नोरा की तरफ निगाह घुमाई। अगले ही पल तावड़े वहीं का वहीं ठिठक गया। नोरा के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी, जिसका रुख तावड़े की तरफ था। तावड़े ने पहचान लिया कि नाल पर साइलेंसर भी चढ़ा हुआ है, यानी कि इस वक्त की नोरा ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। तावड़े संभला, नोरा के चेहरे पर नजर मारी। नोरा का चेहरा सपाट और सख्त दिख रहा था। शिवचंद और बाबू भी ये देखकर अजीब सी स्थिति में खड़े हुए थे। शिवचंद और बाबू भी ये देखकर अजीब सी स्थिति में खड़े हुए थे। नोरा ने रिवॉल्वर तब निकालकर तावड़े पर तानी थी जब वो डिमोरा से बात कर रहा था। नोरा की हरकत पर सब हैरान रह गए थे। क्या? तावड़े की आंखें सिकुड़ी। उसने सिर को झटका देकर नोरा से पूछा, तू तो मेरा दीवाना है तावड़े, है ना? नोरा के सख्त स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। तुझे क्या हो गया है नोरा? ये मुझे तो बहुत देर से हुआ पड़ा है, पर तेरे से बात करने का वक्त ही नहीं मिल रहा था। नोरा ने कहा, पिछले 5 सालों से तूने बार बार मेरे साथ नाइंसाफी की। मुझे उठवा लिया क्योंकि मैं खूबसूरत थी, तेरे को भाग गई। तूने मजबूर किया मैं तेरे साथ सोया करूं, ये भी मैंने मान लिया। सोचा तू बुरा काम करता है, पर मेरे लिए तो अच्छा होगा। पर 5 सालों में तूने जाने कितनी बार मेरा दिल तोड़ा अपनी हरकतों से, पर मैं सहती रही। लेकिन इस बार तो तूने हद ही कर दी। इस बार? तावड़े के होंठों से निकला, मैंने क्या किया? तूने तो मुझे चारा बनाकर देवराज चौहान के सामने डाल दिया। नोरा, वो ये तो देवराज चौहान की शराफत रही कि उसने मुझे छुआ भी नहीं, पर तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। याद कर, मैंने तेरे को तब भी कितना मना किया था कि किसी और के सामने कपड़े उतारना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनमें से हूं जो सिर्फ एक ही मर्द को पसंद करती हूँ। जिसे कर लिया, तुझे किया, बेशक मजबूरी में, पर कर लिया। लेकिन मेरे कहने पर तू नहीं माना, मेरी परवाह नहीं की और अपने प्लान में देवराज चौहान की पत्नी के तौर पर मेरा दाखिला करवा दिया। ये तो तूने बहुत गलत किया। मेरी जरा भी कदर नहीं की कि 5 साल मैं तेरे को अपना जिस्म परोसती रही, तेरा दिल बहलाती रही, और तूने मुझे देवराज चौहान के सामने डाल दिया। बहुत बेइज्जती कर दी तूने मेरी। होश में आ नोरा, तू पागल हो गई है जो ऐसा? मैं पागल ना तो थी पहले थी और ना अब हूं। तू तो अपने को मेरा दीवाना कहता रहा है। यही है तेरा दीवानापन कि मुझे दूसरे मर्द के सामने डाल दिया। मैं समझ गई कि तेरी नजरों में मेरी कोई हैसियत नहीं। नौरात, तुम तो मेरी रानी। रहने दे तावड़े। कहाँ की रानी? तूने तो मेरे को बर्बाद कर दिया है। मैं कहीं की नहीं रही। आज मैं जिंदगी के ऐसे मोड़ पर खड़ी हूं जहां मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा है। नोरा का सपाट सख्त स्वर, अगर तूने मेरी परवाह की होती, मेरे को देवराज चौहान के सामने न डाला होता, तो शायद हमारी गाड़ी कुछ और साल चल जाती। लेकिन अब गाड़ी के सारे पहिए टूट चुके हैं, जो कि अनजाने विश्वास पर खड़े रहते हैं। तेरा मेरा इतना ही साथ था तावड़े। तूने मेरे को बर्बाद करके ही मरना था। मैं बर्बाद हो गई और अब तू मर। ये तुम क्या कह रही हो नोरा? मैं तो तुम्हें पहले तो मैंने सोचा था कि तुम्हें जैम डिमोरा मार देगा। देवराज चौहान तुम्हें पैसे देगा नहीं, परंतु अब हालात बदल गए। देवराज चौहान तुम्हें पैसा देने को तैयार है।
उधर डिमोरा देवराज चौहान और सोहनलाल के बदले तुम्हें आजाद करने को कह रहा है। यानी कि बाजी तुम जीत गए, पर अपनी माशूका को नहीं जीत सके। अब हीरा तावड़े हड़बड़ाया सा देवराज चौहान की तरफ पलट कर बोला, इसका दिमाग खराब खराब हो गया है देवराज चौहान, इसे समझाओ कि। किस देवराज चौहान को तुम समझाने को कह रहे हो? नोरा तीखे स्वर में कह उठी, जिसे तुमने अपनी योजना में फंसा कर नचा डाला, इसे इतना परेशान किया कि आज ये तुम्हारे पास जान खतरे में डाले बैठा है। प्लीज नोरा। तावड़े परेशान सा नोरा की तरफ मुड़ा। वहीं रहो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। नोरा तुरंत तेज स्वर में कह उठी। हीरा तावड़े वहीं का वहीं रुक गया। तुमने ही मुझे ऊटी में रिवॉल्वर चलाना सिखाया था। बस यही एक काम तुमने अच्छा किया, बाकी काम तो। मैं तुम्हें आज भी बहुत चाहता हूं नोरा, तुम मेरी जरूर चाहते होगे। मुफ्त का माल कौन नहीं चाहेगा। पर अब तुम मुझे इतने भी अच्छे नहीं लगते कि तुम्हारे पास बैठ सकूं। तुमने मुझे दूसरे मर्द के सामने परोस दिया। ये तुम्हारी बड़ी गलती रही। मेरी एक ना सुनी तुमने। और ओ नोरा मेरी जान, तुझे मैं कैसे समझाऊं कि उस वक्त मुझे अपनी जान बचाने की फिक्र, तुझे अपनी ही चिंता रहती है। तूने कभी भी दूसरों के बारे में नहीं सोचा। गुंजन के साथ तूने क्या किया? तावड़े चौंक कर नोरा को देखने लगा। तेरे को क्या लगा कि मुझे पता नहीं है? नोरा जहरीले अंदाज में मुस्कुरा पड़ी। 1.5 साल तू 20 बरस की गुंजन के साथ मजे लेता रहा, कभी मेरे साथ तो कभी उसके साथ। तूने मेरे से वादा किया था कि मेरे होते किसी लड़की को नहीं देखेगा, पर तूने अपनी बात ही नहीं रखी। गुंजन अब मां बनने वाली है, तेरे बच्चे की। सच में तू मेरे काबिल भी नहीं रहा तावड़े। औरत होने के नाते मैंने काफी सहा तेरे को, पर देवराज चौहान के सामने मेरे को परोस कर तूने मुझे बहुत तकलीफ। सुन, तावड़े हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हम समझौता कर लेंगे, मैं तेरे को आजाद कर दूंगा, बहुत पैसा भी दूंगा। और नोरा सावधानी से रिवॉल्वर तावड़े की तरफ ताने खड़ी थी। तावड़े कहता जा रहा था कि नोरा उसकी किसी बात के झांसे में आ जाए, परंतु नोरा तो फैसला ले चुकी थी उसकी उसे क्या करना है। देवराज चौहान, हीरा तावड़े पर नजर रखे नोरा ने सख्त किंतु गंभीर स्वर में कहा, तावड़े को मारना मेरी व्यक्तिगत समस्या है, तुम भी सुन चुके हो। क्या तावड़े की मौत से तुम्हें कोई नुकसान पहुंचेगा? ऐसा है तो बता दो। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या इसे मारना तुम्हारे लिए जरूरी है? देवराज चौहान ने पूछा। बहुत जरूरी हो गया है। इसका मेरे से दिल भर गया है। ये मुझसे छुटकारा चाहता है। तुम्हारे पास भेजकर इसने मुझे मेरी नजरों से गिरा देना चाहा। मैं वेश्या बन जाती अगर तुम अच्छे इंसान ना होते। इस वक्त कम से कम अपने लिए इतनी इज्जत तो मेरे मन में है कि मैं वेश्या नहीं हूं, जिस्म से दूसरों की सेवा नहीं करती। ये जिंदा रहा तो मुझे पूरी तरह बर्बाद कर देगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अपनी बची हुई जिंदगी को संवारने के लिए देवराज चौहान, मैं तुमसे 10 करोड़ रुपए चाहती हूं। दोगे? नोरा पुनः बोली। खामोश बैठा जगमोहन फौरन कह उठा, 10 नहीं 15 मिलेंगे। तुम इसे शूट करो। प्लीज नोरा, मैं तुम्हें 50 करोड़। हीरा तावड़े ने जल्दी से कहना चाहा। पिट पिट पिट। सॉरी। उसी पल नोरा के हाथ में दबी रिवॉल्वर से बेआवाज 3 गोलियां निकली। 2 गोलियां तावड़े की छाती में धंस गई, एक तावड़े के गले से आर पार हो गई। तावड़े की आंखें फैल गई। वो एक कदम पीछे को लड़खड़ाया। दोनों बाहें दाएं बाएं फैल चुकी थी। फिर उसका शरीर झुकता हुआ पास पड़ी कुर्सी से टकराया और कुर्सी को साथ लेता फर्श पर जा लुढ़का। सबकी नजरें तावड़े के शरीर पर थी। तावड़े का शरीर शांत पड़ चुका था। हर कोई चुप और स्तब्ध सा हीरा तावड़े के शरीर को देखे जा रहा था। ये तुमने क्या किया? हक्का बक्का सा शिवचंद कह उठा। ता, तावड़े साहब को मार दिया? नोरा की बिल्लौरी आंखों में खतरनाक भाव नाच रहे थे। रिवॉल्वर थामे वो 3 कदम शिवचंद और बाबू की तरफ बढ़ आई। ये देखकर शिवचंद और बाबू की नजरें मिली और पुनः नोरा पर टिक गई। और तुम दोनों? नोरा शब्दों को चबाकर कठोर स्वर में बोली। तुमने कहा कि ताश के 52 पत्ते तुम लोगों के हाथ में थे।
बेशक थे, माना, और देवराज चांद को ताश का जोकर बना दिया। लेकिन ये भूल गए कि ताश में एक नहीं, दो जोकर होते हैं। दूसरा जोकर एक ही चाल में पूरा खेल बदल कर रख सकता है, समझे? दूसरा जोकर किस्मत ने मुझे बना दिया। ये तुम क्या कह रही? शिवचंद घबरा कर बोला। क्या तुम हमें शूट करने की सोच रही हो? बाबू चीख उठा। पिट पिट। नोरा के हाथ में दबी रिवॉल्वर से दो फायर हुए। पहला शिवचंद को लगा, दूसरा बाबू को। दोनों उसी पल पीछे जा गिरे। नोरा तेजी से आगे बढ़ी, दोनों को देखा। दोनों अभी जिंदा थे। नोरा ने एक एक फायर उन पर और किया और वो शांत हो गए। नोरा रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे किए गहरी गहरी सांसें लेने लगी। इन्हें, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा, मारने की क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी देवराज चौहान। नोरा सांसों को ठीक करती कह उठी। एक तो मैं इन दोनों को शुरू से ही नापसंद कर रही थी। दूसरा, इनका जिंदा रहते हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते थे। इन्होंने अभी तावड़े की मौत होने का शोर डाल देना था। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल की नजरें मिली। नोरा ने पास आकर रिवॉल्वर देवराज चौहान को देते हुए कहा, हो सकता है यहां से निकलते वक्त तुम्हें रिवॉल्वर की जरूरत पड़ जाए। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा, अब तुम क्या चाहती हो? नोरा ने हीरा तावड़े की लाश पर नजर मारकर कहा, मैं चाहती हूं सीधा वॉल्ट चलो और मुझे 15 करोड़ दो, जिसके साथ मैं गायब हो सकूं। मैं वॉल्ट की चाबियां इनकी जेबों से निकालता हूं। कहते हुए सोहनलाल शिवचंद और बाबू की लाश के पास बढ़ गया। यहां से बाहर निकलने में क्या परेशानी आएगी? देवराज चौहान ने पूछा। मैं तुम लोगों के साथ हूं, इसलिए हो सकता है कि परेशानी ना आए, परंतु कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 30 से ऊपर लोग हैं और सभी हथियार बंद हैं, खतरनाक है। आगे कुछ हुआ तो मामला तुमने ही संभालना है। मेरे बस में कुछ नहीं होगा। हमारे निकलते ही कोई भी कमरे में झांक सकता है, जगमोहन ने कहा। जब तक कमरे के बाहर लाल बल्ब जल रहा है कोई भी इधर नहीं आएगा। सब जानते हैं कि तावड़े भीतर व्यस्त है। तभी सोहनलाल की आवाज कानों में पड़ी। चाबियां मिल गई, निकलो यहां से, देवराज चौहान बोला। नोरा आगे बढ़ी, बाकी सब उसके पीछे थे। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकले। नोरा ने पलटकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के ऊपर दीवार पर लाल बल्ब जल रहा था। वो चारों वहां से आगे बढ़ते हुए लिफ्ट के पास पहुंचे। लिफ्ट से वो नीचे पहुंचे। चारों बेहद सामान्य दिख रहे थे। जब नोरा उन्हें लिए एक तरफ खड़ी कारों की तरफ बढ़ रही थी तो दयाल सामने पड़ गया। वो 45 बरस का मोटा सा व्यक्ति था। तावड़े का सबसे खास और खतरनाक था। इन्हें बाहर की तरफ जाते पाकर ठिठक गया। जब वो पास पहुंचे तो दयाल बोला, कहाँ जा रही हो नोरा? दयाल की निगाह देवराज चौहान, सोहनलाल और जगमोहन पर गई। तावड़े साहब ने कहीं भेजा है, अभी घंटे भर में वापसी हो जाएगी, नोरा ने शांत स्वर में कहा। इनसे बात पट गई? दयाल ने पूछा। तावड़े साहब बात करेंगे तो कैसे नहीं पटेगी? नोरा मुस्कुरा पड़ी। शिवचंद और बाबू कहाँ हैं? वो तावड़े साहब के पास है। अभी जाने दो, जल्दी है, बाकी बातें आकर कहूंगी करूंगी, कहकर नोरा आगे बढ़ गई। वो उस इमारत से बाहर निकले तो उनके पास दो कारें थी। एक कार में देवराज चौहान और सोहनलाल थे, दूसरी कार में नोरा और जगमोहन। दोनों का रुख लक्ष्मीचंद वॉल्ट दादर की तरफ था। जब वो वॉल्ट पहुंचे तो शाम के 6 बज रहे थे। अभी वॉल्ट बंद होने में वक्त था। देवराज चौहान और सोहनलाल वॉल्ट में गए। नोरा और जगमोहन बाहर कार में ही रहे। तुमने 10 करोड़ कहा था ना? जगमोहन बोला। तुमने 15 देने का वादा किया था, नोरा ने कहा। ना भी देते तो भी तुम हीरा तावड़े को शूट अवश्य करती। जरूर करती। वो मेरे साथ घटियापन पर आ गया था, नोरा कड़वे स्वर में कह उठी। फिर तो तुम्हें 10 करोड़ ही बहुत होंगे। 15। बात से पीछे मत हटो। नोरा ने जगमोहन को देखा। फिर कौन सा तुम लोग अपनी जेब से दे रहे हो? जेब से ही दे रहे हैं, वो माल अब हमारी जेब में है। 12 ले लो। 15 से एक पैसा कम नहीं। मैं देवराज चौहान से बात करूंगी, नोरा ने नाराजगी से कहा। उसे क्यों बीच में लाती हो? 15 ही ले लेना। कुछ सोचकर नोरा बोली, इतना पैसा रखूंगी कहाँ? मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। नोरा ने जगमोहन को देखा। पैसा आ जाए तो यही समस्या आ जाती है कि रखा कहाँ जाए, जगमोहन बोला।
वैसे उस तरफ सूटकेस की दुकान है, सूटकेस लेना चाहती हो तो ला दो ना सूटकेस। नोरा कह उठी। तुम्हें पता है तो मुझे जरूरत पड़ेगी। देवराज चांद और सोहनलाल करीब 7 बजे वॉल्ट से बाहर निकले। उनके पास 3 भारी सूटकेस थे जो वॉल्ट में रखे थे। सारी दौलत वो निकाल लाए थे। सोहनलाल के पास एक काले रंग का बोरे के साइज का प्लास्टिक का बैग था जो कि आधा भरा लग रहा था। जगमोहन ने आगे बढ़कर सूटकेसों को हाथ लगवाया, बड़ी कार में रखवाया। सोहनलाल काले थैले के साथ दूसरी कार में जा बैठा और नोरा को भी कार में बिठा लिया। नोरा ने पिछली सीट पर रखा सूटकेस खोल लिया। सोहनलाल काले थैले के भीतर से गड्डियां निकालकर सूटकेस में रखता बोला, यह पूरा 15 करोड़ है। मैं भीतर से गिनकर लाया हूं। सारा पैसा इस सूटकेस में नहीं आ सकता, कुछ थैले में पड़ा रह जाएगा। नोटों को संभालना आसान नहीं होता। ज्यादा खर्च मत करना और तेजी से खर्च मत करना। साधारण जिंदगी बिताना और मुंबई से इतनी दूर चली जाना कि यहाँ की हवा भी तुम्हारे पीछे ना आ सके। सुनते हुए नोरा सिर हिलाती रही। अब तक तावड़े के आदमियों ने तावड़े की लाश देख ली होगी या जल्दी ही देखने वाले होंगे। इसके बाद वो इन कारों की तलाश शुरू कर देंगे। खैर इसी में है कि जल्दी से जल्दी इन कारों से पीछा छुड़ा लें और मुंबई से निकल लें। सूटकेस पूरा भर गया था जिसे अब बंद कर दिया गया। करीब 4 करोड़ की गड्डियां अभी भी काले थैले में मौजूद थी। अब मैं चला, कहने के साथ ही सोहनलाल ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। नोरा भी बाहर निकली और आगे खड़ी कार पर नजर मारी। देवराज चौहान और जगमोहन सूटकेसों को कार में सेट कर रहे थे, लगभग कर चुके थे। नोरा ने सोहनलाल से कहा, मैं देवराज चौहान से बात करना चाहती हूँ। कहता हूं उसे। सोहनलाल कार की तरफ बढ़ गया। मिनट भर बाद देवराज चौहान नोरा के पास आया। देवराज चौहान को देखकर नोरा बड़े प्यार से मुस्कुराकर बोली, मेरी एक चाहत पूरी करोगे? क्या? मैं 10 दिन तुम्हारे साथ एकांत में बिस्तर पर बिताना चाहती हूँ। मानोगे? नोरा ने कहा। तुम्हारी ये चाहत कभी पूरी नहीं हो सकती। देवराज चौहान मुस्कुराया। वजह? मैं शादीशुदा हूं। देवराज चौहान ने कहा। वो तो सब होते हैं। मेरी पत्नी है। सबकी पत्नियां होती हैं। मैं धोखेबाज नहीं हूं कि अपनी पत्नी को धोखा दूं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। पत्नी से डरते हो? नहीं, अपने आप से डरता हूं। एक बार किसी को धोखा दिया तो फिर दूसरी बार किसी को धोखा दूंगा। उसके बाद धोखे बढ़ते चले जाएंगे। धीरे धीरे ऐसा करना मेरी आदत में शामिल हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। हैरानी है कि डकैती मास्टर ऐसा कह रहा है। नोरा की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। डकैती करना मेरा काम है, पर मैं धोखेबाज नहीं हूं। बहुत चैन मिलता है मुझे ऐसी जिंदगी बिताकर। तुम 6 महीने किसी से झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, बेईमानी मत करो, तो तब देखो तुम अपने में कितना बदलाव महसूस करोगी। हमारा यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। इस कार से छुटकारा पा लेना। हीरा तावड़े के आदमी तावड़े को मरा पाकर सबसे पहले इन दोनों कारों को ही ढूंढेंगे। कहकर देवराज चांद पलटा और आगे वाली कार की तरफ बढ़ गया। मैं तुम्हें याद रखूंगी देवराज चौहान। पीछे से नोरा कह उठी। देवराज चौहान कार में बैठा तो सोहनलाल ने कार आगे बढ़ा दी। मदन के डायमंड हाउस चलो सोहनलाल। देवराज चौहान ने कहा। वो वहां क्यों? जगमोहन हड़बड़ा कर बोला। मदन की दौलत उसे वापस देनी है, पर क्यों? ये तो अब हमारी है। हम जगमोहन। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर कहा, हमने मदन का पैसा नहीं लूटा, बल्कि तावड़े ने खतरनाक योजना बनाकर मुझे मोहरा बनाकर इस रास्ते पर लगा दिया था। मदन का पैसा लेने का हमारा कोई प्लान नहीं था। अब आ गया है तो हमें वापस देना है मदन को। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा। ये बहुत बड़ी रकम है, बेशकीमती हीरे जवाहरात है। हमने मेहनत, जो हुआ होता चला गया। जैसे हम इस जंजाल में फंसे वैसे बाहर भी निकल आए। नोरा, अगर हीरा तावड़े को शूट नहीं करती तो तब ये पैसा हमने तावड़े को देना। तावड़े मर गया, वो बात खत्म हो गई। अब पैसा हमारे पास है और हम किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं लूटते। हम उसी के पैसे पर डकैती करते हैं जिसे लूटना है होता है, खाली करना होता है। तब सब कुछ प्लानिंग के साथ किया जाता है। पर मदन का पैसा तो हमसे धोखे में रखकर लुटवाया गया है। मैं इस काम में तैयार नहीं हूं।
तब मैं झूठ के चक्रव्यूह में फंसा काम कर रहा था और सारी योजना के पीछे तावड़े का दिमाग काम कर रहा था। जगमोहन के चेहरे पर खींच के भाव नजर आ रहे थे। तो तुम ये सारी दौलत मदन को देने वाले हो? हाँ, पर इसमें से हमारा भी तो हक बनता है। मदन का पैसा है, हमारा हक नहीं बनता, देवराज चौहान ने स्पष्ट कहा। जगमोहन फौरन कुछ नहीं कह सका। सोहनलाल, जगमोहन गंभीर स्वर में बोला, देवराज चौहान का फैसला सही है क्या? तुम जानो, देवराज चौहान जाने। इन बातों के बीच तो मुझे सिर्फ ड्राइवर ही समझो, सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं तो सिर्फ नोरा के बारे में सोच रहा हूं कि अगर उसने वक्त पर तावड़े को शूट नहीं किया होता, मदन लुटपिट गया होता। जब उसे पता चलता कि वॉल्ट से 300 करोड़ की रकम गायब है, तो उसका दिल काम करना बंद कर देता। जगमोहन को सोहनलाल का जवाब मिल गया कि मदन ही अपने पैसों को वापस पाने का हकदार था। जगमोहन मन ही मन बल खाकर रह गया। अगला दृश्य। डायमंड हाउस के मालिक मदन से मिलने में उन्हें परेशानी आई, क्योंकि मदन इस तरह अनजान लोगों से नहीं मिलता था। लेकिन जब देवराज चांद ने उससे शोरूम से ही इंटरकॉम पर बात करके ये कहा कि उन्हें हीरा तावड़े ने भेजा है, तो मदन ने उन्हें फौरन शोरूम के पिछली तरफ बने अपने केबिन में बुला लिया। सोहनलाल बाहर गाड़ी में दौलत के पास मौजूद था। देवराज चांद और जगमोहन ही भीतर गए थे। मदन अपने शानदार केबिन में मौजूद था। वहां तेज रोशनी जगमगा रही थी। वो 60-62 साल का व्यक्ति था, पतला और लंबा। सिर के अधिकतर बाल सफेद थे। दोनों कुर्सियों पर बैठे तो देवराज चौहान ने कहा, आपसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ा कि हमें तावड़े ने भेजा है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। हमारा मिलना बहुत जरूरी था। आपका पैसा लौटाना है जो आपने लक्ष्मीचंद वॉल्ट में रखा हुआ था। क्या? मदन पागलों की तरह देवराज चौहान को देखने लगा। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। पूरी बात सुनने के बाद आपका दिमाग ठिकाने आ जाएगा, जगमोहन बोला। हम तो नेकी करके दरिया में डालने आए हैं और आप हमें ही पागल कहने लगे। मदन साहब, देवराज चौहान बोला, आप इस वक्त इसलिए उलझन में हैं कि आपको हालातों का नहीं पता। पूरी बात सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्या बात है। मैं आगे बोलूं? पता नहीं तुम लोग कौन हो, और मदन ने परेशानी से कहना चाहा। मेरी बात पूरी सुनते रहो, देवराज चौहान बोला। इतना जान लो कि लक्ष्मीचंद वॉल्ट में आपका 112 नंबर केबिन खाली हो चुका है और 300 करोड़ से ऊपर की दौलत बाहर गाड़ी में पड़ी है, जो कि तुम्हारी है, जो कि उसी केबिन में पड़ी थी। इतना कहने के साथ ही देवराज चौहान सब कुछ, सारा मामला मदन को बताने लगा। सुनते सुनते मदन हक्का बक्का रह गया। 20 मिनट में देवराज चौहान ने ए टू जेड सारी बात बता दी। सब कुछ जान लेने के बाद मदन की हालत ऐसी थी कि हिलना चाहकर भी हिल ना सके। जो भी उसने सुना था, वो तगड़ा झटका था उसके लिए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सच है और ये दोनों उसे पैसा वापस देने आए हैं। उसे तो इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा था कि सामने बैठा इंसान डकैती मास्टर देवराज चौहान है। अब आप अपना पैसा वापस लेना चाहेंगे? देवराज चौहान उठते हुए बोला। दिखाओ। मदन के स्वर में अभी भी अविश्वास कूट कूट कर भरा था कि सुरक्षित वॉल्ट में रखा उसका पैसा बाहर कैसे आ सकता है। ये बात तो वो अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था। अगले 10 मिनट में शोरूम के कर्मचारियों की सहायता से कार में रखे तीनों सूटकेस मदन के केबिन में पहुंचाए गए। कर्मचारी चले गए तो देवराज चौहान ने तीनों सूटकेस खोल कर दिखाए। मदन अपने सामान को फौरन पहचान गया और उसके होश उड़ गए। हे भगवान! मदन के गले से सूखा सा स्वर निकला। ये मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे पैसे में से सिर्फ 15 करोड़ कम है जो हमने नोरा को दिया, बाकी सब पूरा है। कहने के साथ ही देवराज चांद जगमोहन से बोला, चलो हमारा काम खत्म हो गया। जिसका पैसा था उस तक पहुंच गया। काम खत्म हो गया? जगमोहन के होठों से निकला। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आओ। कहने के साथ ही देवराज चांद बाहर निकलता चला गया। बाहर पहुंचा तो सोहनलाल को टहलते पाया। कार कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। यहां से कुछ दूर छोड़ आया हूं, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन बाहर नहीं आया? वो भीतर क्या कर रहा है? देवराज चांद ने सोहनलाल को देखा और मुस्कुरा दिया। ये जगमोहन भी अपना कमाल दिखाए बिना मानने वाला नहीं है। सोहनलाल भी मुस्कुराया। 20 मिनट बाद जगमोहन डायमंड हाउस से बाहर आता दिखा। वो मुस्कुरा रहा था।
उसके हाव-भाव बता रहे थे कि वो खुश है। जब पास पहुंचा तो सोहनलाल कह उठा, मदन को शीशे में उतार लिया? जरूरत ही नहीं पड़ी। वो समझदार इंसान है, तभी तो इतना सफल बिजनेसमैन है। इशारा ही समझ गया। जगमोहन बोला। तो वो तुम्हें कितना देने वाला है? सोहनलाल के होंठों से निकला। जगमोहन ने छिपी निगाहों से देवराज चांद को देखा, फिर कह उठा, कुछ नहीं, बस चाय पानी का खर्चा देगा। ये चाय पानी का खर्चा कितने करोड़ का होगा? सोहनलाल मुस्कुराया। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई और आगे बढ़ गया। मुझे क्या दिखता है? जगमोहन ने झल्लाकर सोहनलाल से कहा। अंधेरा हो रहा है, चल यहां से। सोहनलाल हंस पड़ा और इसके साथ ही 52 पत्ते समाप्त। एंड काफी अच्छा था। देवराज चाहन के कैरेक्टर से मेल खाता। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए इंसान को। जो अपना नहीं है उस पर कोई नजर नहीं। अगर ये पैसा रख लेते तो फिर देवराज चाहन नहीं रहता। वो सरकारी माल लूटता है, वो भी बड़ी बड़ी जगहों का। खैर, नोरा बहुत बड़ा ट्विस्ट दे गई इस कहानी में। हीरा तावड़े भी। मैं ये सोच रहा था कि ये कहानी लिखने के वक्त कैसे लिखी होगी, किस किस चीज ने राइटर को शुरू करवाया होगा कि ऐसा लिखो। डेफिनेटली ये कहानी बनते बनते ही बनी है। इसका अंत किसी और तरफ जाने वाला था, शायद कि कोई देवराज चौहान जैसा होता। हम्म? लेकिन अगर होता तो जिस शहर में इतनी मारामारी है, पुलिस वाले उसे ढूंढ रहे हैं, उस शहर में उस जैसा एक आदमी कभी भी किसी की नजर में ना आए। क्योंकि ऐसा होता है कि जो अनिल मोहन जी हैं उन्हें ठीक से पता होगा कि जो भारत का पुलिस सिस्टम है ना, उसमें सिर्फ उसी में जो एसएचओ होता है, थानेदार कह देते हैं जैसे हिंदी में, उसे किसी कारण से एसएचओ कहा जाता है। ये अंग्रेज का बनाया हुआ सिस्टम है। और एसएचओ का मतलब ही एसएचओ होता है, स्टेशन हाउसिंग ऑफिसर। उसकी सबसे बड़ी जो कामयाबी होती है वो इस बात पर होती है कि वो अपने एरिया की पल्स पर उंगली रखे। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये कहानी सच होती, उस बंगले में कोई देवराज चौहान जैसा सूरज रहता होता, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था कि किसी को पता न चलता, और खास तौर पर पुलिस वालों को पता न चलता कि ये आदमी देवराज चौहान का डुप्लीकेट है। क्योंकि भारत की पुलिसिंग सिस्टम ऐसा है कि जिस एरिया में थाना होता है, उस थाने को अपने एरिया में अंदर पड़ने वाले हर चीज की खबर होती है। पत्ते पत्ते का हिसाब होता है उनके पास। ऐसा तो हो सकता है कि कोई आदमी एक आधी बार आके निकल जाए और उन्हें पता ना चले, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आदमी वहां रह रहा हो और वो चुपचाप रहता रह जाए। अगर वो रहे और वो चुपचाप रहे तो इसका मतलब है कि थाने वालों को ठीक से पता है, उस बस उन्होंने उसकी तरफ देखना गवारा नहीं किया। उसकी कोई भी वजह हो सकती है, साम दाम दंड भेद, कुछ भी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि थाने वालों को पता ना हो कि उनके इलाके में कोई ऐसा आदमी रहता है जिसकी शक्ल देवराज चौहान से मिलती है। तो इस चक्कर में ये कहानी फलनी नहीं थी अगर इसे वैसा बनाया जाता तो। पर अच्छी कहानी थी। काफी देर तक उलझाए रखा। पूरे 8 घंटों तक इन्होंने लटकाए रखा कि यार ये हो क्या रहा है। हालांकि मान तो पहले ही गई थी कि दो लोग हैं, तो उससे ये तो पता चल गया था, लेकिन ये नहीं पता चला था कि जो दो लोग हैं, दो कोई नहीं है, एक ही है और वही झूठा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
तो इस कहानी को पूरा हमने कर दिया है और अब हम चलते हैं मुखबिर की ओर, हमारी सीरीज़ की अगली कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये जो कहानी मुखबिर है, ये और कहीं नहीं होगी। मैंने लास्ट टाइम चेक किया था, जब मैंने वो पोस्ट डाली थी ना, तब। लेकिन मैं फिर चेक करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ। मुखबिर तो जी टीवी पर एक टीवी सीरीज़ है मुखबिर नाम की, और तो कोई नहीं दिख रहा मुझे। तो ठीक है फिर, क्योंकि हमने जो पहले डिसाइड किया हुआ है कि हम मुख रॉबरी किंग और 52 पत्ते हो गई है मुखबिर, इसके बाद हम गेम की तरफ जाएंगे। अगर गेम पहले से हुई, जैसे कुछ लोगों ने शायद कहा था किसी चीज़ को, या जुआ घर, जो भी हुई उसको हम इग्नोर करके फिर दूसरी कहानी की तरफ बढ़ जाएंगे। आपकी कोई भी सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट्स में उसे बताइएगा, ताकि मैं लिस्ट में डाल लूँ। और अगर आपको पता हो कि वाक़ई मुखबिर कहानी पहले से है, तो भी मुझे बता दीजिएगा, फिर हम कोई और कहानी शुरू कर लेंगे, ठीक है? तो हमेशा की तरह, जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारे जैसे जो कहानी सुनने वाले दोस्त हैं, उन तक ये पहुँच जाए। होता क्या है कि ये भी पुण्य का काम होता है, पानी पिलाने जैसा ही है ये राहगीरों को, कि किसी क्योंकि जैसे आप और हम ढूँढते रहते हैं, मैं भी ऐसे ही ढूँढता रहता था कि यार कौन-सी कहानी। मुझे 100 माइल्स मिली, लेकिन वो 100 माइल्स वैसी ही थी जैसी कि वो पैसे माँग रहे थे। अब इतने पैसे में मुझे लगा कि यार बात नहीं बनती देने की, क्योंकि ऐसे तो पैसे होते ही कितने का भारतीयों के पास। तो उस चक्कर में फिर मैंने कहानी पढ़ी 100 माइल्स। उसको मैंने आधी से ज़्यादा पहले खुद पढ़ लिया था, फिर मुझे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको पढ़कर रिकॉर्ड ही कर दूँ। हो सकता है किसी भाई का भला हो जाए। और बातों-बातों में देख लो, 2-250 लोग हम जुड़ चुके हैं, और मुझे लगता है कि हम इसी तरह आगे बढ़ते जाएँगे। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी? अपने विचार ज़रूर बताइएगा कि अंत कैसा लगा इसका। और अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।